कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे। नमस्कार, मैं राजीव रंजन। वतन के रखवाले में आपका स्वागत है। आज बात चीन के 6वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की। माना जा रहा है कि दुनिया के किसी भी देश के पास ऐसी क्षमता नहीं है। अमेरिका और रूस समेत दूसरे देश 5वीं पीढ़ी के ही विमान उड़ाने में लगे हैं। वैसे 90 के दशक में भारतीय वायुसेना और चीन की वायुसेना करीब करीब बराबर थी। अगर आज की बात करें तो चीन की एयर पावर हमसे कई गुना आगे निकल चुकी है। वायुसेना की चुनौतियां तो लगातार बढ़ती जा रही है, पर ताकत लगातार घटती जा रही है। इस मामले को और बेहतर तरीके से बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज के पूर्व डीजी और वायुसेना में टेस्ट पायलट रहे एयर मार्शल अनिल चोपड़ा। सर, पहला सवाल तो ये है कि दुनिया का पहला देश जिसने 6वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान उड़ाया, कैसे देखते हैं आप? राजीव, आपके साथ जब भी हम जुड़ते हैं किसी प्रोग्राम के लिए तो बहुत मजा आता है, क्योंकि आपके प्रोग्राम देश के आम आदमी तक आप पहुंचाते हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण समय है। लास्ट 2 दिन से हम देख रहे हैं सभी टीवी चैनल्स के ऊपर कि एक 6वीं जनरेशन का जहाज चाइना ने उड़ा दिया है। किसी और देश ने जहाज ये उड़ाया नहीं। अमेरिका ने सिमिलर डिजाइन का एक जहाज दिखाया था कुछ साल पहले, मगर उड़ता हुआ किसी ने देखा नहीं। तो एक बहुत बड़ा स्टेप है जो आज ये जहाज जो इन्होंने उड़ा दिया है। आप जानते हैं कि चाइना के पास 2 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट पहले ही उड़ रहे हैं। एक है J-20 जो तकरीबन 300 के करीब जहाज वो बना चुके हैं और इतनी लगातार तेजी से बना रहे हैं कि उनका टारगेट है कि 2035 तक वो 1500 5th जनरेशन जहाज बना देंगे। और ये एक दूसरा जहाज है J-35 जो उन्होंने रिसेंटली प्रोडक्शनाइज कर दिया है। और चाइना, ये पाकिस्तान ने अनाउंस किया है कि वो जहाज खरीदना चाह रहे हैं और आने वाले 4-5 साल में वो इंडक्ट कर लेंगे एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। और हमारे भारत में हम AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन बना रहे हैं, मगर अभी डिजाइन एंड डेवलपमेंट स्टेज पे है। सुनने में आता है कि वो 2 साल के बाद हमको दिखाया जाएगा, मतलब रोल आउट हो जाएगा। उसके 3 साल 4 साल के बाद वो 2030 के करीब उड़ेगा और फिर वो भारतीय वायुसेना में 2035 के करीब आएगा, जब तक चाइना के पास 1000 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होंगे। इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है, हमको स्टडी करना है। अमेरिका भी रियलाइज कर रहा है कि पहला 6 जनरेशन जहाज चाइना ने उड़ा दिया है, अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया इस बात में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है। यस, अभी तक सर अमेरिका और रूस की बात करें तो उनके पास 5वीं पीढ़ी के ही एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं। कितना आगे मानते हैं आप कि जो चीन का जो ये 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है सर, कैसे इसको डिस्क्राइब करें, कैसे देख रहे हैं सर पावर? देखो, अमेरिका के पास सबसे पहला 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट अमेरिका ने बनाया था F-22 जो 2005 में उड़ा था। उसके बाद उन्होंने F-35 बनाया और तकरीबन 900 जहाज बन चुके हैं। 600 से ऊपर अमेरिका के पास है, बाकी 20 डिफरेंट कंट्रीज के अंदर F-35 जहाज। तो अभी तक अमेरिका बहुत लीड में था, 2 5th जनरेशन प्रोग्राम थे उनके, मगर आज चाइना ने के पास भी 2 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है और उन्होंने 6th जनरेशन भी उड़ा दिया। और जो रूस है
उनके साथ हम जुड़े थे, हिंदुस्तान जुड़ा था FGFA, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए मिलके हमने बनाना था, मगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम से हम उनके साथ आगे चल ना पाए। और रशिया के पास Su-57 पहला जहाज है जो उड़ रहा है, तकरीबन 40-45 जहाज उनके पास हैं। आने वाले 2 साल के बाद 70-75 जहाज उनके पास हो जाएंगे, मगर कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो अभी भी पीछे हैं। अमेरिका और चाइना 5th जनरेशन में उनसे आगे है। एक और देश है टर्की, उन्होंने भी एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट लास्ट ईयर उड़ा दिया है जिसका नाम है कान। टर्किश एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री का ये जहाज है, और मगर वो बहुत इनिशियल डेवलपमेंट स्टेज पे है और उसके बाद हमारा नंबर आता है। तो इसलिए आपको मैंने सारे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के बारे में बता दिया, मगर मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है उसका महंगा क्या होता है। सी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, उसमें एक स्टेल्थ होता है। स्टेल्थ का मतलब वो जहाज को रेडार आसानी से देख नहीं पाता, जो उसका रेडार सिग्नेचर होता है वो बहुत छोटा होता है, और जब तक रेडार देखता है जहाज बहुत नजदीक आ चुका होता है, उसने अपने बम वगैरह गिरा चुका होता है। तो ये एक स्टेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। दूसरा ये है कि नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, यानी कि नेटवर्क के साथ वो ऑटोमेटिकली उसके कंप्यूटर दूसरे जहाजों के साथ या ग्राउंड स्टेशन के साथ आपस में बात कर सकते हैं। नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस होते हैं। तीसरी बात, स्टेल्थ होने के लिए उनके पास जो वेपन्स हैं वो इंटरनल बेस में है, क्योंकि बाहर अगर लगाएंगे ये वेपन्स तो वो स्टेल्थ नहीं रहेगा। तो इस तरह के बहुत फीचर हैं। मैंने बताया कि आपको 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं। हमारा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आज के दिन में 2035 2038 तक नहीं तैयार हो सकता अनलेस हम किसी और के साथ जुड़े या किसी की कोई हेल्प ले। तो ये ग्राउंड पोजीशन है 5th जनरेशन में। जो 6th जनरेशन है उसमें ये सब कुछ है। उसके अलावा एक और चीज है कि वो मैन अनमैन मशीन टीमिंग कर सकता है, यानी कि एक जहाज कई ड्रोन्स को या अनमैन प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल करेगा, जो ऑटोनोमस होंगे या सेमी ऑटोनोमस होंगे, और उनको मिलके एज अ टीम जाके दुश्मन के इलाके में ऑपरेट कर सकेगा। और जो भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के फीचर्स हैं उनमें बहुत ही ज्यादा एडवांसमेंट्स हैं 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट में। सर जरा अपने देश की बात कर लें तो हमारे पास करीब 36 रफाल हैं जो 4.5 कहे जाते हैं। हमने भारत के हिसाब से अपने डिजाइन करवाया हुआ है। देसी तेजस भी है सर, जिसको 4th जनरेशन कहें या 4.5 जनरेशन कहें। बाकी सुखोई, मिराज, MiG-29 जैसे लड़ाकू विमान है। तो हम कहाँ टिकते हैं चीन के मुकाबले सर? देखिए, पहले मैं बताऊं कि हमारी पोजीशन क्या है। देखो, 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट में आते थे F-16, मिराज 2000, MiG-29, ये क्लास के, उसमें से मिराज 2000, MiG-29 हमारे पास हैं। और उसको जब हमने अपग्रेड कर लिया मिराज 2000 और MiG-29 में, तो आप कह सकते हो 4th जनरेशन प्लस, यानी कि थोड़ा 4th जनरेशन से हम ऊपर चले गए। बट जब हमने रफाल खरीदा तो उसको गिना जाता है 4.5 जनरेशन, क्योंकि उसमें कई 5th जनरेशन फीचर्स हैं। फ्रंट हेमिस्फीयर स्टेल्थ है रफाल के अंदर, मगर वो 5th जनरेशन नहीं है। सुपर क्रूज भी कर लेता है, यानी कि आफ्टर बर्नर लगाए बिना वो सुपर क्रूज उड़ सकता है, तो सुपरसोनिक जा सकता है। तो उसमें कुछ फीचर हैं, तो वो 4.5 जनरेशन का कहा जा सकता है। जो LCA Mark 1 है या 1A है, उसको 4 और 4.4 प्लस जनरेशन में ही गिना जा सकता है। हाँ, जब LCA Mark 2 बनेगा तो वो तकरीबन रफाल के करीब होगा। उसकी जनरेशन 4.5 होगी, मगर उसमें स्टेल्थ नहीं होगा, मगर हर एक फीचर बाकी रफाल जैसे होंगे तकरीबन। मगर जो LCA Mark 2 है वो अभी उड़ा नहीं है। वो जब तैयार होगा, तो सुनने में आ रहा है 2026 में उड़ेगा। उसके बाद उसकी जो इंडक्शन है 2030-31 से पहले नहीं हो सकती, अगर सब कुछ नॉर्मल डिजाइन एंड डेवलपमेंट उसकी चलती रहेगी। तो ये हमारी पोजीशन है आज के दिन में एज फार एज 4.5 जनरेशन के जो जहाज हैं। तो नहीं, मुकाबले की बात करें तो हम कहाँ टिकते हैं? जैसे अगर बात करें कि उनके जो एयरक्राफ्ट है चाइना के, चूंकि चाइना हमारा एडवर्सरी है सर, पड़ोसी है सर, वो क्या क्या उनके जहाज जो फाइटर कर सकते हैं और हमारे फाइटर क्या क्या कर सकते हैं, एक आम आदमी को सर अगर समझाना हो सर।
देखिए, चाइना हमारे से कंट्री 2.5 गुना बड़ी है। उनकी इकोनॉमी तकरीबन 4 साढ़े 4 गुना हमारे से बड़ी है। उनकी जो थ्रेट परसेप्शन है वो हमसे compete नहीं कर रहे, वो compete कर रहे हैं अमेरिका से। उनको ताइवान को वापस अपने साथ जोड़ना है। उनकी थ्रेट परसेप्शन जो है इंडो पैसिफिक में है। उनकी थ्रेट है वेस्टर्न पैसिफिक के अंदर, वो कमांड एंड कंट्रोल करना चाहते हैं। वो समझते हैं कि वो हमारा इलाका है। तो उनका जो कंपटीशन है वो अमेरिका के साथ। उनके जो मेजर एयर बेसिस हैं वो सब ईस्टर्न कोस्ट, यानी कि ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी के सामने उनकी मेजर बेसिस है। क्योंकि परली तरफ जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस और गुआम आइलैंड के अंदर अमेरिकी लोग बैठे हुए हैं, प्लस उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जिसके ऊपर जहाज हैं। तो ये तो है चाइना। अब जब चाइना अमेरिका के साथ compete कर रहा है, वो कहते हैं कि 2035 तक हम उनके बराबर हो जाएंगे और 2049 तक वो अमेरिका से काफी आगे निकलने का टारगेट लेके चल रहे हैं। तो गालिबन है कि हम उनसे काफी पीछे हैं। वो हमारे बॉर्डर पे, उनके पास 11 के करीब एयरफील्ड्स हैं। उन सब एयरफील्ड्स को उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ा दिया है, रनवे लंबे कर दिए गए हैं। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट और बॉम्बर्स तक भी वहां से ऑपरेट कर रहे हैं। तो वो कोशिश कर रहे हैं हमारी बराबरी के लिए। मगर इंडिया के पास जो एयरफील्ड्स हैं उनका नंबर्स 25 से लेके 30 नंबर की एयरफील्ड्स हैं। हमारी एयरफील्ड्स चाइना से काफी लोअर ऑल्टीट्यूड पे है। उनकी सारी एयरफील्ड ज्यादातर तिब्बत में है, शिनजियांग में है। वो 10, 11, 12 हजार, 14 हजार फुट की ऊंचाई पे है। तो उसकी कुछ लिमिटेशन होती हैं, ज्यादा वो लोड नहीं कैरी कर सकते, वो ज्यादा फ्यूल नहीं कैरी कर सकते। इंडियन एयरफोर्स ज्यादा मिशन उड़ा पाएगी क्योंकि हमारे पास ज्यादा एयरफील्ड्स हैं। तो हिमालय के क्रॉस में अगर खुला जंग होता है तो इंडियन एयरफोर्स आज के दिन में चाइना के साथ बराबरी करने की कोशिश करेगी। उनके पास बेटर जहाज जरूर हैं, उनके पास मिसाइलें भी बेटर हैं और ज्यादा रेंज की हैं, ज्यादा एक्यूरेसी की हैं और वो यूज भी करेंगे। मगर ये बात याद रखना है कि अगर हम उनकी 2 एयरफील्ड्स को खत्म कर देंगे और वो हमारी 4-5 एयरफील्ड्स को भी खत्म कर देंगे तो एडवांटेज हमारे पास रहेगा, क्योंकि हमारी जो नंबर ऑफ एयरफील्ड्स है वो बहुत ज्यादा है। मगर क्षमता में वो हमारे से बहुत आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हमको एज ए नेशन, हमको शीशा दिखाया जा रहा है, हमको अपना चेहरा देखना है शीशे में और हमको उसके लिए जल्दी से जल्दी कुछ कदम लेने हैं। सिर्फ एयरफोर्स को नहीं, सिर्फ HAL को नहीं, सिर्फ DRDO को नहीं, मगर सारे देश को, गवर्नमेंट को, ब्यूरोक्रेसी को, सबको, प्राइवेट इंडस्ट्री को मिलके अपनी ये नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव पावर जिसको हम बोलते हैं उसको बढ़ाना है। सर थोड़ा पीछे चले तो भारतीय वायुसेना 1962 में चीन के मुकाबले काफी मजबूत थी। आप लोगों के बातचीत करने से मुझे पता लगा, आप जैसे जानकार से सर। 90 के दशक आते आते करीब करीब भारत और चीन बराबर थे। तो ऐसा क्या हो गया सर कि 2024 से आते आते चीन ऊपर चला गया और हम नीचे ही चले जा रहे हैं सर? हमारी ताकत। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो रंजन। 1962 में हमारे पास अच्छे वेस्टर्न फाइटर थे। चाइना के पास MiG-17, MiG-19 क्लास के थे, मगर कुछ पॉलिटिकल दबाव थे हमारी गवर्नमेंट पे। 62 वॉर में एयरफोर्स का पूरा इस्तेमाल ऑफेंसिव रोल में नहीं किया गया। हालांकि हमारे पास हंटर्स, मिस्टेयर्स जो जहाज थे वो बड़े अच्छे थे कंपेयर टू जो चाइनीज जहाज थे। सो मेरा कहने का मतलब है कि समय बदला। उन्होंने अपनी इकोनॉमी खोलनी शुरू कर दी हमारे से 15-20 साल पहले, जब वो डेंग शोपिंग आए प्राइम बन के, अपना चेयरमैन बने कम्युनिस्ट पार्टी के। उन्होंने 1980 के अराउंड इकोनॉमी खोलनी शुरू कर दी। 1980 में अमेरिका भी उनके नजदीक हो गया था। कुछ टेक्नोलॉजीज अमेरिका से भी उनको मिल गई, क्योंकि अमेरिका ने रूस और चाइना को स्प्लिट कर दिया था आपस में, उनकी फ्रेंडशिप तोड़ दी थी। तो चाइना को ये 15-20 साल का इकोनॉमिक एडवांटेज रहा। और फिर हमारी इकोनॉमी आनी शुरू हुई 1990 के बाद। आप जानते हैं 91 में तो हमारी बहुत बुरी
हालत थी, नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी ने आके थोड़ी रिकवर करने की कोशिश की और रियल में हमारी इकोनॉमी 2000 के बाद ही बढ़नी शुरू हुई। तो तकरीबन 15-20 साल पीछे थी हमारी इकोनॉमी, विद द रिजल्ट जो हम डिफेंस बजटिंग कर सकते थे। देखो उनका तकरीबन 15 साल चाइना ने 15% और 10-12% ऑफ जीडीपी के ऊपर उन्होंने अपना बजटिंग किया, डिफेंस बजट का। हमने हमारा डिफेंस बजट 7-8-6-10% में अभी रिसेंट ईयर्स में लास्ट 10-12 साल में आना शुरू हुआ। तो इसलिए चाइना की इकोनॉमी, चाइना के लार्जर डिफेंस बजट ने उनको आगे कर दिया। तीसरी बात यह है कि डिसीजन मेकिंग चाइना में, एक ऑटोक्रेटिक कंट्री है, डिसीजन मेकिंग फास्टर है। हमारी हर डेमोक्रेसी में, चाहे वो इंडिया है, अमेरिका है, बाकी यूरोपियन कंट्रीज हैं, डिसीजन मेकिंग थोड़ी रेड टेप रहती है। तो इसलिए ये दो कारण करके, इकोनॉमी करके और फास्ट डिसीजन मेकिंग से, तीसरी बात वो शुरू से ही क्लियर थे कि वो अमेरिका के इक्वल बनना चाह रहे हैं और वो लास्ट 25 साल से ये दौड़ में लगे हैं कि हमने अमेरिका के साथ मुकाबला करना है। और हमारे पास जो थे, चाहे ब्यूरोक्रेट्स की बात करें, चाहे फोर्सेस के जो टॉप लीडरशिप की बात करें, कहीं सोच और नजरिया की बात करें, हमें करना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने हथियार बनाने हैं, पैसे की R&D में तो बहुत ज्यादा कमी नहीं थी जहां तक मैं समझता हूं सर। इसकी सोच लीडरशिप में कमी थी सर? नहीं, देखो सारी लीडरशिप को बहुत क्लियर है कि ग्राउंड पोजीशन क्या है। देखिए 2001 में हमारे पास 42 स्क्वाड्रन्स, तो हाईएस्ट जो हमारी ऑथराइज्ड 42 स्क्वाड्रन्स थी। आज के दिन में हम 30 पे आ गए। 2001 में इंडियन एयरफोर्स ने गवर्नमेंट को रिमाइंड कर दिया था कि हमारे MiG-21 बहुत पुराने हो रहे हैं, हमको उसकी रिप्लेसमेंट चाहिए, हमारे को और बड़े जहाज हैं, MiG-23 है, 27 है, कैनबरा है, वो सब रिटायर होने वाले हैं, उसकी रिप्लेसमेंट चाहिए। हम तो चाहते थे, इंडियन एयरफोर्स तो चाहती थी 2001 में हमको मिराज 2000 का एक अपग्रेडेड वर्जन ही मिल जाए, मगर 2001 से लेके एक प्रोसेस शुरू किया गया था 126 जहाज, फाइटर जहाज को अक्वायर करने का, जो मेक इन इंडिया होंगे, मगर वो प्रोसेस लटकता रहा और फाइनली आप जानते हैं कि जो रफाल सिलेक्ट हुआ कितने 2015 में मोदी जी ने जाके 2 स्क्वाड्रनों का ऑर्डर दिया। तो बाहर से हमने, विदेश से खास फाइटर जहाज 2001 से प्रोसेस शुरू किया, वो खरीद नहीं पाए फॉर वेरियस पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक रीजंस। और आज भी देखिए लास्ट 10 साल में मोदी ने बहुत आत्मनिर्भरता पे धक्का लगाया है, मगर जहाजों की स्ट्रेंथ बढ़ी नहीं है। सिर्फ एयरफोर्स के पास 2 स्क्वाड्रन LCA हैं। देखिए 2001 में LCA ने फर्स्ट फ्लाइट भरी और आज 2025 में जाने वाले हैं हम, और 24 साल के अंदर सिर्फ 2 स्क्वाड्रन ने ही LCA Mark 1 की। मतलब सर तकरीबन 36 के आसपास? हाँ, 40 के करीब जहाज हैं, कुछ रिजर्व में है, फ्लाइट टेस्टिंग पे भी लगे हुए हैं। अब बने तो तकरीबन 48-39 जहाज हैं, मगर स्क्वाड्रन तो 2 ही बनी हैं, क्योंकि LCA Mark 1 एक स्क्वाड्रन बननी थी, मार्च इस साल से शुरू होने थे इंडक्शन, वो 1 साल से डिले हो गई है। चाहे वो अमेरिका से अभी तक इंजन अभी तक आया नहीं है सर, हम इंतजार कर रहे हैं मार्क 1 के लिए। इंजन इंतजार कर रहे हैं ना 1 साल। देखो जब जहाज बनाते हो ना तो इतनी सप्लाई चेन्स होती हैं, इंजन कहाँ से आ रहा है, रेडार कहीं से बन के आ रहा है, और सामान जगह जगह से आ रहा है, कुछ छोटे छोटे कंपोनेंट जर्मनी और विदेश और कई विदेशों से आ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक इंटीग्रेटर को बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है। एक भी कंपोनेंट, अब इंजन तो सबसे बड़ा कंपोनेंट है, 30% जो कॉस्ट है ना जहाज की वो इंजन से होती है। तो अगर वो इंजन ही नहीं आएगा तो जहाज उड़ ही नहीं सकता, कोई और छोटा मोटा कंपोनेंट के बगैर तो शायद उड़ भी पाए। मगर इसलिए ये जो सप्लाई चेन्स हैं, इसलिए आत्मनिर्भरता कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई इंजन में अड़चन पड़ जाएगी या कोई देगा नहीं हमको, या कोई रोक देगा, कोई लगा देगा हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दे, कल को कोई बात मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए किसी देश के साथ, तो कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो मार्क 1A देखिए, प्रोडक्शन हमारी किसी भी साल में हमने LCA 12 से ऊपर नहीं बनाए। टोटल अगर आप एवरेज करो 2015 में जो पहली स्क्वाड्रन बनी तब से लेके आज तक एवरेज 4-5-6 जहाज ही बने कि अगर हमने, हमारे पास एयरफोर्स के पास 40-45 जहाज है टोटल सारे।
तो मेरा कहने का मतलब है प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है। अब भी अगर मार्क 1A को 2029 में 83 जहाज पूरे देने हैं तो 24 जहाज हर हर साल बनने चाहिए। उसके लिए एक तीसरी लाइन भी उन्होंने खोल दी है नासिक में, मगर अभी बनना शुरू नहीं हुआ है क्योंकि इंजन की वेट हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब है डिजाइन एंड डेवलपमेंट LCA मार्क 1A का सुना है कंप्लीट हो चुका है, मार्क 2 का भी चालू है, प्रोडक्शन के नंबर्स हमको बढ़ाने हैं, LCA मार्क 2 की डिजाइन एंड डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करना है, अगर एक्स्ट्रा फंडिंग की जरूरत है उसको देनी है, अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो उसको विदेश से कहीं से खरीदना पड़े तो उसको भी खरीदना पड़ेगा। फिर जो आमका है वो तो और भी कॉम्प्लेक्स है, उसका प्रोसेस, उनके जो फंडिंग है इस साल ही बिगनिंग ऑफ द ईयर में 15,000 करोड़ दिए गए हैं, तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। सो इसलिए हमको बहुत एरियाज में धक्का लगाने की जरूरत है। लेकिन सर क्या यह भी सच है कि वायुसेना ने जैसा तेजस चाहा था वो वैसा अब तक नहीं बन पाया है, ये सही है सर? देखिए, तभी अगर तेजस पहली बार ही सही बन जाता तो फिर हमको मार्क 1A की क्या जरूरत थी? तो फिर तो हम वही मार्क को लेके चलते रहते आगे। फिर क्योंकि जो हमने ओरिजिनल स्पेसिफिकेशंस दी थी, अगर आप 20-25 साल किसी प्रोग्राम में डिले हो जाएगी तो आपकी स्पेसिफिकेशन बदलनी पड़ेगी, क्योंकि जो दुश्मन है बॉर्डर के पार जो बैठा है उसके पास और बेटर जहाज आ रहे हैं। तो आज के दिन में हमको एक्चुअली LCA मार्क 2 चाहिए, मगर मार्क 2 अभी इनिशियल डिजाइन, एडवांस डिजाइन स्टेज पे है, और जब बनेगा और कब वो इंडक्ट होगा उसमें 8-9 साल लग जाएंगे इंडक्ट होते होते। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो LCA स्पेसिफिकेशन 1985 में बनाई थी और 2025 में वो रह नहीं सकती। आपको समय के साथ दुश्मन के पास, एडवर्सरी के पास और अच्छे अच्छे जहाज आ चुके हैं, तो इसलिए प्रोग्राम को टाइट कंट्रोल बोथ कॉस्ट एंड टाइमलाइंस का बहुत जरूरी होता है। तो क्या सर यही वजह है कि भारतीय वायुसेना अब भी MiG-21 और जगुआर जैसे लड़ाकू विमान फ्लाई कर रही है कि दुनिया में कोई भी देश इतना पुराना एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं करता है? सही बात बोल रहे हैं। बहुत छोटी छोटी 2-3 कंट्रियां हैं जिनके पास थोड़े थोड़े MiG-21 बचे हैं, और हमारे पास अभी MiG-21 प्लान में है कि 2025 में हम लास्ट स्क्वाड्रन को भी ड्रॉ डाउन कर देंगे, उसको बंद कर देंगे। मगर कुछ कह नहीं सकते, अगर हमारा 1A में और डिले हो गया या कोई और किसी तरह में डिले हो गया तो हमको शायद उसको 1 साल और बढ़ाना पड़े। मगर जैसे आपने कहा कि MiG-21 और जगुआर तो कोई दुनिया में उड़ा ही नहीं रहा, हम ही उड़ा रहे हैं ऑपरेशनल रोल में, और हमको 8-10 साल जगुआर और उड़ाना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हो कि जो 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स जो है वर्ल्ड की, सबसे बड़ी तो अमेरिका है, नंबर 2 पे पावर में चाइना हो गया है, रशिया नंबर 3, और चाइना और रशिया सिमिलर पोजीशन पे है, हम नंबर 4 है। मगर 4 है नंबर्स में, मगर एक्चुअल पावर के अंदर चाइना और हमारे में गैप काफी बढ़ चुका है। तो ना कि सिर्फ हमको जहाज कम पड़ रहे हैं और हम पुराने जहाज उड़ा रहे हैं, आज के दिन पोजीशन ये है हमको 114 जहाज खरीदने चाहिए विदेश से। मैं जानता हूं कि जब हम ऐसी बात करते हैं तो कई लोग कहते हैं देखिए ये लोग विदेश से जहाज खरीदना चाहते हैं। हम भी पैट्रियोटिक हैं, हम भी इस देश को प्यार करते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारा ही अपना जहाज बने। मगर अगर जहाज में डिले हो जाए, अगर LCA मार्क 2 अभी 10 साल दूर बैठा है, तो हमको तो एयरफोर्स को तो जंग करनी है ना, जंग के लिए तैयारी करनी है। देखो 3 फ्रंट पोजीशन है, चाइना पाकिस्तान गड्ढे दोस्त है, उनकी दोस्ती इतनी स्ट्रांग है कि सारा टाइम कंटिन्यूसली आपस में इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कोऑपरेशन कर रहे हैं। बांग्लादेश में भी एक अभी ऐसी गवर्नमेंट आ गई है जो पाकिस्तान के साथ दोस्ती करना चाह रही है और इंडिया के अगेंस्ट काम करेगी। आप तीनों तरफ से लैंड बॉर्डर्स हम घिर गए हैं ऐसे लोगों से जो हमारे दोस्त नहीं है, इनफैक्ट वो हमारे एडवर्सरीज बन रहे हैं। तो इसलिए हमारी को अपनी क्षमता तो बढ़ानी है। मैं तो कहता हूं LCA मार्क, देखो इंडियन एयरफोर्स ने 83 के बाद 97 और का ऑर्डर क्लियर कर दिया है LCA मार्क 1 ने। दैट मीन इंडियन एयरफोर्स बिल्कुल आत्मनिर्भरता के साथ जुड़ी हुई है। LCA मार्क 2 जो अभी तक उड़ा नहीं है, इंडियन एयरफोर्स में उसकी कमिटमेंट दे दी है। इंडियन एयरफोर्स ने आमका में 200 जहाज की फुल फ्लेज कमिटमेंट दी हुई है। तो और आमका जो है 5th जनरेशन जो एयरक्राफ्ट है सर, वो अभी तक कागजों पर है, 5वीं पीढ़ी का जिसको एयरक्राफ्ट कहते हैं सर, है ना?
तो हम अगर अगर हमें पांचवी पीढ़ी का एयरक्राफ्ट चाहिए तो क्या हम रूस की ओर देखें? अमेरिका तो शायद अभी तैयार भी नहीं हो देने के लिए। क्या करें सर हम? देखो, 3 ही लोग उड़ा रहे हैं आज के दिन में। चूंकि सर चीन भी कह चुका है कि पाकिस्तान को दे देगा, पाकिस्तान के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट दे देगा। पाकिस्तान के पायलट शायद ट्रेनिंग भी कर रहे हैं 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए सर, फ्लाइंग के लिए सर। हमें जरूरत है तो फिर हम क्या करें? रूस देखें या आपको जाके अमेरिका की तरफ देखें, या अमेरिका के लिए कम से कम शायद 10 साल इंतजार करें? बिल्कुल रंजन, आपने सही कहा। देखिए, 4 ही देश हैं जिनके पास ये 5th जनरेशन उड़ रहा है। उसमें टर्की है, वो तो बहुत इनिशियल स्टेज पे, उन्होंने अभी फर्स्ट फ्लाइट ही की है, मगर बाकी तीनों देशों की जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है वो बिल्कुल कॉम्बैट रेडी है। तो चाइना से तो हम ले नहीं सकते, तो बचे रूस और अमेरिका। जो अमेरिका है, उन्होंने कहा कि S-400 जितनी देर आपके पास रहेगा तो हम आपको F-35 नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने टर्की जो उनका नेटो पार्टनर है उनको भी नहीं दिया है। तो वो F-35 देने के लिए अभी तैयार नहीं है। मगर मेरे को कभी कभी लगता है कि हमारे जो गुड रिलेशंस हैं, अमेरिका को हमारी जरूरत है, इंडो पैसिफिक में हमें उनकी जरूरत है, तो कुछ ना कुछ अरेंजमेंट किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सी चीजें, इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशंस जैसी हमारी आपस में संधियां हो चुकी हैं। तो या तो हम अमेरिका को कन्विंस कर दें कि आप हमको 2-3 स्क्वाड्रन इंटरम पे दे दो, क्योंकि बड़ी दुख की बात होगी कि पाकिस्तान जो क्लियर है कि उनके आने वाले 4-5 साल में चाइनीज उनके पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आ जाएगा। इमेजिन एक कंट्री जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके ऊपर डेट चढ़ी हुई है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत बुरी है, और उनके पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा, और हम जो तीसरी इकोनॉमी बन चुके होंगे तब वर्ल्ड की, हमारे पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं होगा। तो दूसरा चॉइस क्या है कि हम फिर रशिया के पास चलेंगे। हम जानते हैं कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट FGFA प्रोग्राम था, ज्वाइंट प्रोग्राम था रशिया और इंडिया के बीच में, मगर टेक्निकल रीजंस में, वर्क शेयर के रीजन में, कॉस्टिंग के रीजन से हमने 2018 से उस प्रोग्राम में छोड़ दिया था। रशिया ने वो प्रोग्राम को आगे लेके गए, उन्होंने Su-57 बना दिया फेलॉन, और वो उड़ रहा है। यूक्रेन की लड़ाई में, सीरिया में उसको इस्तेमाल भी कर लिया गया है। अभी पीछे वो चाइना में जाके एयर शो पे भी उन्होंने जहाज को दिखा दिया है। उनके पास 45 के करीब हैं और 70-80 हो जाएंगे थोड़ी देर में। तो या तो हम उनके पास वापस जाएं, तो ये बड़ी हार्ड चॉइसेस हैं, देश को ये लेनी है। सर्टनली जो आमका है उसको एक्सेलरेट करने के लिए, देखिए आमका के अंदर आज हमारे पास 5th जनरेशन का इंजन नहीं है। आमका को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। जो इनिशियल आमका बनेगा वो स्टेल्थी नहीं होगा, जो पार्ट 2 में जब आमका बनेगा वो स्टेल्थी होगा। तो इसलिए ये जो गैप है, 10-15 साल लग जाएंगे हमको आमका इंडक्ट करते, कम से कम 12-15 साल लेके चलो। तो इसलिए हमको ये ऑल्टरनेट चॉइस की तरफ देखना पड़ेगा। और अगर RFI अगर किसी जहाज का निकालते हैं कि 100 जहाज लेने के लिए, तो ट्रायल वगैरह होने में उसमें भी 5-6 साल चला जाएगा, 10 साल चला जाएगा लगभग। लेने में ट्रायल होगा, कम से कम 4-5 साल लग जाएगा, आने में कम से कम 6-7 साल लग जाएगा। तो हम तो बहुत पीछे चले जाएंगे सर। देखिए, RFI 2018 में हमने भेज के उनके जवाब 8-9 महीने में सबके आ गए थे। तब से लेके आज 2025 होने वाला है, RFP यानी कि रिक्वेस्ट फॉर फॉर्मल प्रपोजल, जिसके अंदर पूरी टेक्निकल डिटेल्स और कमर्शियल डिटेल्स आती हैं, वो हमने अभी तक भेजा नहीं। सुनने में आ रहा है आने वाले 3 महीने में वो RFP चला जाएगा। 8 कंटेंडर्स हैं, सबके जहाजों को हमने पहले राउंड में, जब MRFA का पहला राउंड हमने किया था, MRCA का प्रोग्राम जिसको कहते थे, उसके अंदर हमने 6 जहाजों को तो देखा हुआ पहले, अब 2-3 और बढ़ गए हैं। मेरा कहने का मतलब है कि हमारे पास अगर हम पूरा सिलेक्शन प्रोसेस में जाएंगे तो 6-8 साल तो ऑर्डर प्लेस में ही लगेंगे। उसके बाद जिसको ऑर्डर दोगे उसको भी तो 2-3 साल प्रोड्यूस करने में चाहिए कम से कम। तो इसलिए ये लंबा प्रोसेस है। एक तरीका देखिए, रशिया से या सोवियत यूनियन से आज तक हमने जितने भी जहाज खरीदे हैं वो G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स थी, कोई टेंडर सिस्टम नहीं था। अमेरिका से हमने जितने भी जहाज 2008 से आज तक खरीदे हैं सारे G2G हैं, यानी कि कोई टेंडर नहीं था, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स थी। हमने रफाल भी G2G में खरीदा है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो मेरा कहने का मतलब है, क्योंकि स्थिति हमारी इंडियन एयरफोर्स की, वायुसेना की
ऐसी गंभीर है कि हम 30 स्क्वाड्रनों पे रुके हुए हैं। हमारे को चाहिए एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील किया जाए। या तो आइडियल है कि रफाल ही खरीद लिए जाएं, ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, क्योंकि रफाल एम आपने नेवी का लिए चुन लिया है, तो रफाल एम 26 खरीदोगे। 114 अगर आप एयरफोर्स के लिए भी रफाल खरीद लोगे तो मेक इन इंडिया आसान हो जाएगा, क्योंकि नंबर चाहिए इंडिया में अगर आपने प्रोड्यूस करने हैं। तो ये चीज भी सोचनी पड़ेगी, क्योंकि हमने वन टाइम एनहांसमेंट जो इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट है वो रफाल के लिए उसका पैसा दिया हुआ है। हमारे पास 2 बेसिस ऑपरेशनल है, हमारे पायलट्स ट्रेन है, हमारे इंजीनियर सब ट्रेन है। तो समय बचाया जा सकता है अगर आप रफाल में, मैं नहीं कहता, ये तो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है देश की, वो डिसाइड करेगी कि क्या हमको रफाल ही चाहिए या कोई और जहाज बहुत तेजी से हमको मिल सकता है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। मैं तो एज ए एनालिस्ट बता रहा हूं कि एक तरीका है कि आप रफाल, क्योंकि अगर आप नेवी के लिए रफाल एम खरीद ही रहे हो तो फिर सबके लिए रफाल खरीदो और इंडिया में बना। ये प्रपोजल है टू सेव टाइम। यस। अंतिम सवाल सर कि हालांकि चीन के साथ हमारे संबंध सुधर रहे हैं, लेकिन चीन का जो पिछला इतिहास रहा है, पाकिस्तान का जो रहा है, उस पर भरोसा तो कम से कम नहीं कर सकते हैं ना सर। अपनी तैयारी तो पुख्ता रखनी पड़ेगी सर। बिल्कुल। देखिए, इस दुनिया में जिसके पास पावर है वो ही डिक्टेट करता है कि क्या होगा। देखिए, अगर हमारे पास क्षमता नहीं होगी चीन को रोकने के लिए या उनको एक अच्छा घूसा मारने के लिए, अगर वो कोई भी काम ऐसा करता है जैसे उन्होंने गलवान में किया या डोकलम में किया, तो वो हमारा फायदा उठा सकता है। देखिए, कोई लड़ाई नहीं चाहता, ना चीन चाहता ना हम चाहते हैं। जो मिलिट्री है वो उनका काम है डेटरेंस, यानी कि आप दुश्मन को हमला करने ना दो, क्योंकि तुम्हारे में इतनी क्षमता है कि आप अगर वो हमला करेगा तो उसको भी बहुत घाटा होगा। वो सिचुएशन इंडिया के लिए होना बहुत जरूरी है कि वी शुड बी स्ट्रांग इनफ जिससे चाइना सोचे भी ना हमारे को अटैक करने के लिए। और वो डेटरेंस जो है, जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में, वो डेटरेंस की पोजीशन तभी आती है आपके पास जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर जिसको कहते हैं वो कंप्लीट हो। वो कैसे आती है? सबसे पहले अच्छी इकोनॉमी हो ताकि आपके पास फंड्स हो, और फिर दूसरी चीज है पावरफुल मिलिट्री हो जिसके जो आपके बॉर्डर्स को सिक्योर रखे। मैंने कहा अब आपके लिए 3 फ्रंट वॉर की पूरी पोजीशन हो चुकी है। 6000 से ज्यादा किलोमीटर का बॉर्डर तो हमारा चाइना पाकिस्तान के साथ, और बांग्लादेश के साथ भी बहुत बड़ा बॉर्डर। तो अगर जब आप टोटल बॉर्डर देखोगे 8-9 हजार किलोमीटर के बॉर्डर से हमको डिफेंड करना है, और उसके लिए हमारे को तैयारी है। इन गवर्नमेंट ने एक कमेटी, हाई लेवल कमेटी बनाई है और उसका काम शुरू हो गया है। 3 महीने में उन्होंने रिपोर्ट देनी है, जिस कमेटी को डिफेंस सेक्रेटरी चेयर कर रहे हैं। उसके अंदर डीआरडीओ के बॉस भी होंगे और एयर मार्शल भी कई होंगे और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे। ये गवर्नमेंट ने इसलिए बनाई है कि वो गवर्नमेंट भी रियलाइज कर रही है कि हमारी जो स्थिति है एयरफोर्स के अंदर, उसके लिए कुछ करना है। आउट ऑफ द बॉक्स भी देखना है हमको। अपना जो प्रोग्राम है मैन अनमैन टीमिंग का जो प्रोग्राम चल रहा है उसको बढ़ाए। हमको ड्रोन्स में भी स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ड्रोन्स का काम बहुत हमने देख लिया, यूक्रेन और वेस्ट एशिया में बहुत ड्रोन्स ने काम किया। तो वो चीजें भी पैरेलली हमको करनी है। मगर फाइटर जहाज अल्टीमेटली फिर भी आपको चाहिए, क्योंकि जो आपके एडवर्सरीज हैं उनके पास टॉप ऑफ द लाइन फाइटर जहाज हैं और बढ़ रहे हैं। तो सर, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। एयर पावर को लेकर जो टेक्निकल चीज है उसको इतने बेहतर तरीके से समझाने के लिए सर, थैंक यू सर। थैंक यू रंजन, एंड थैंक यू एनडीटीवी। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर। थैंक यू।